मैं मुनीबुर रहमान फार्म डी थर्ड प्रो फार्माकोलॉजी 2 का ये मेरा थर्ड लेक्चर है जो कि न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस इसकी सीरीज की कंटिन्यूएशन है। बेसिकली मैंने सबसे पहले लेक्चर में आपको न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज का इंट्रोडक्शन पढ़ाया, देन इसके अंदर से हमने स्टार्ट किया पार्किंसन डिजीज में भी हमने जो अभी तक पढ़ लिया है वो इसका जो पाथवे है एनाटमी ऑफ बेसल गैंग्लिया, डायरेक्ट पाथवे एंड इनडायरेक्ट पाथवे, ये दो पाथवेज हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने इसको डिटेल में पढ़ा कि एसिटाइलकोलिन और डोपामीन का लेवल किस तरह से जो इम्बैलेंस होता है, वो इम्बैलेंस मैंने आपको यहाँ शो कर दिया कि डोपामीन जो है वो कम होता है और एसिटाइलकोलिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है और हमें ट्रेमर्स, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेजिया देखने को मिलता है। तो समटाइम्स एकाइनेजिया या डिस्काइनेजिया भी देखने को मिलता है। तो इन तीनों का डिफरेंस आपने मुझे कमेंट करना है, डिस्काइनेजिया, ब्रेडिकाइनेजिया, एकाइनेजिया, इनका क्या डिफरेंस है। फिर मैंने इनके जो ड्रग्स हैं जो यूज होती हैं ड्रग्स टू ट्रीट या मैनेज पार्किंसन डिजीज, उनका मैकेनिज्म बताया कि लीवोडोपा किस तरह से एक्ट करता है। ठीक है, हम डोपामीन जो कॉम्ट इनहिबिटर्स जो कॉम्ट है जो डोपामीन को डिग्रेड करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं, ठीक है, उनको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं एज अ डोपामीन एगनिस्ट, इनडायरेक्ट एगनिस्ट। ठीक है, डोपामीन का लेवल बेसिकली हमें रिसेप्टर्स पे ज़्यादा चाहिए ना, तो हम कॉम्ट इनहिबिटर्स देंगे ताकि जो है डोपामीन डिग्रेड ना हो। इसी तरह से फिर मैंने बताया कोलिनर्जिक ड्रग्स को भी दे सकते हैं और MAO इनहिबिटर्स भी, ठीक है, ये भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास स्ट्रेटेजीज थी जिनकी बेसिस पे हमने दो तरह से क्लासीफाई किया था, और वो दो तरह की क्लासिफिकेशन है डोपामीन एजेंट्स एंड नॉन डोपामिनर्जिक एजेंट्स, जो एसिटाइलकोलिन एगनिस्ट नहीं एंटागनिस्ट है, क्योंकि एसिटाइलकोलिन का लेवल तो हमें कम चाहिए, तो इस वजह से। तो ये फिर हमने डोपामीन एनालॉग्स, मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर बी, एमेंटाडीन जो कि एंटीवायरल ड्रग है जो कि NMDA रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है। अब हम इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। आज का जो लेक्चर है वो अब हमारा स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले लीवोडोपा, कार्बिडोपा के बारे में पढ़ना है। तो ये लेक्चर जो है ड्रग क्लासिफिकेशन की डिटेल के ऊपर है पार्किंसन की, और ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा पार्किंसन डिजीज का। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली ड्रग जो है वो है लीवोडोपा, कार्बिडोपा, डोपामीन एनालॉग्स में। ठीक है, लीवोडोपा, कार्बिडोपा, इसके अंदर लीवोडोपा जो है वो मैंने आपको बताया, लीवोडोपा बाद में जाकर न्यूरोनल सेल के अंदर जाकर, न्यूरॉन के अंदर जाकर डोपामीन के अंदर कन्वर्ट होता है। लीवोडोपा इज कन्वर्टेड इनटू डोपामीन। ठीक है, अब डोपामीन जो है उसमें कन्वर्जन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें डोपामीन का लेवल ज्यादा करना है। तो इस वजह से हम इन कॉम्बिनेशन विद कार्बिडोपा देते हैं, जो कि कार्बिडोपा है डी कार्बोक्सिलेज, डोपा डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। मैंने यहां बताया था कि जब हम एल डोपा खाली देंगे तो डोपा डी कार्बोक्सिलेज से वो डोपामीन इन द ब्लड बन जाएगा, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे हार्ट रेट का ज्यादा हो जाना, ठीक है, और काफी ज्यादा सिंपैथेटिक जो है हमें जो सिम्टम्स हैं क्राइसिस देखने को मिलेंगे। ठीक है, डोपामीन का लेवल ज्यादा हो जाएगा। और इसी तरह कॉम्ट जो एंजाइम है उससे डिग्रेड होकर 3O मिथाइल डोपा में तब्दील हो जाएगा। मींस यहाँ पर टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, सॉरी टायरोसिन कह रहा हूँ, यहाँ पर जो है वो एल डोपा डोपामीन में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा। इसीलिए फिर हम इन कम्बिनेशन विद कार्बिडोपा देते हैं ताकि इस एंजाइम को इनहिबिट किया जाए और सीधा ब्लड में जाए, सॉरी न्यूरॉन के अंदर जाए और डोपामीन में कन्वर्ट हो जाए। तो यही इसका मैकेनिज्म है, मैंने डायग्राम से शो कर दिया। लीवोडोपा इज अ डोपामीन प्रीकर्सर, ठीक है, दैट क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, एंड इज कन्वर्टेड इनटू डोपामीन इन द CNS। ठीक है, CNS के अंदर डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बिडोपा इनहिबिट्स पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, पेरिफेरल जो डोपा डीकार्बोक्सिलेज है उसको करता है, अंदर वाले डोपा डीकार्बोक्सिलेज को नहीं करेगा, क्योंकि ये तो हमें चाहिए, इसको इनहिबिट नहीं करना, हमें करना है इस एंजाइम को इनहिबिट। इस डोपा डीकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट क्यों नहीं करना, क्योंकि ये तो चाहिए, बेसिकली ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको अब अगर हम इनहिबिट कर देंगे तो डोपामीन तो कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो इस वजह से कार्बिडोपा कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, ये एक MCQs भी है। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम चलते हैं इसके आगे फर्दर। प्रिवेंशन प्री मेच्योर कन्वर्जन, वही बताया कि प्री मेच्योर कन्वर्जन ना हो आउटसाइड द ब्रेन, रिड्यूसिंग पेरिफेरल साइड इफेक्ट्स जो मैंने बताया था, लाइक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। जब हाइपरटेंशन होता है तो उससे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी ये इमेजिन करती है हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, तो इस वजह से वो कंपनसेशन मैकेनिज्म स्टार्ट कर देता है। नोजिया भी इसका इफेक्ट है। CTG कीमोथेरेपेटिक
सीटीसी जोन जो है हमने पढ़ा था सेकंड प्रोफ जीआईटी में, वो क्या था, वो वाला जोन, ठीक है। तो वो बेसिकली एमेसिस को इंड्यूस करता है, तो उसमें जाकर भी एक्शन करता है डोपामीन। थेरेपेटिक यूज फर्स्ट ट्रीटमेंट फॉर द पार्किंसन डिजीज, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव फॉर ब्रेडिकाइनेजिया स्लो मूवमेंट के लिए, ठीक है, एंड रिजिडिटी। एडवर्स इफेक्ट में ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है। सीएनएस इफेक्ट जो होंगे वो उसके ये होंगे, हेलुसिनेशन, कंफ्यूजन, मोटर फ्लक्चुएशन, ठीक है, डिस्काइनेजिया लॉन्ग टर्म यूज अगर कर दिया जाए, वॉमिटिंग, नोजिया, ये सीटीजी का इसका जो है इफेक्ट है, ठीक है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, इरिथमियास, ये इसका सिंपैथेटिक जो मैंने बताया था हार्ट रेट ज़्यादा कर दे, ठीक है, ये इसका इफेक्ट है। तो इस वजह से जो है ये जो ड्रग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है डोपामीन प्रिकर्सर है, डायरेक्टली डोपामीन को बनाती है। ड्रग इंट्रैक्शन आपने याद रखने हैं, मेजर ड्रग इंट्रैक्शन इसका होता है एंटी इमेटिक से और एंटी साइकोटिक से। एंटी साइकोटिक से इस वजह से होता है, एंटी साइकोटिक्स जो होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, वो साइकोसिस को ट्रीट करते हैं, और एंटी इमेटिक जो होते हैं जिस तरह से ड्रोपेरिडोल, ठीक है, डोमपेरिडोल, और इसके अलावा ऑनसेट्स जो है, ठीक है, ऑनडेस्टेरॉन्स, सेट्रॉन्स, बेसिकली सेट्रॉन्स वाली क्लास, तो वो लीवोडोपा के साथ जो है वो एक्ट करती है, और वो इनका इफेक्ट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। एंटी साइकोटिक्स में भी सेम ऐसी होता है। ट्रिप्टोफैन, हिस्टाइडीन एंड थायरोसिन डिक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ एल डोपा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। इसीलिए टायरोसिन कंटेनिंग ड्रग जो है, फूड जो है टायरोसिन रिच, चीज़ के अंदर होता है टायरोसिन, ठीक है। टायरोसिन कंटेनिंग जो फूड होते हैं वो हम नहीं देते एल डोपा के साथ, ठीक है। हाफ लाइफ 1 to 2 आवर्स है, तो हमारी एक ड्रग कंप्लीट हो गई है, और ये हमारी एक क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट हो गई डोपामिन एनालॉग्स। अब चलते हैं हम दूसरी क्लासिफिकेशन विच इज डोपामिन एगोनिस्ट, ठीक है। इसके अंदर नॉन एर्गोट जो एर्गोटामीन से नहीं ड्राइव्ड होते हैं, और जो एर्गोटामीन से ड्राइव्ड होते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, एर्गोटामीन इज व्हाट मैंने बताया था, ठीक है। तो डोपामीन एगोनिस्ट में जो नॉन एर्गोट हैं वो D2 D3 में ज़्यादातर एक्ट करते हैं, और एर्गोट D1 D2। दीज एजेंट्स मिमिक्स द डोपामीन, ठीक है, ये मिमिक करेंगे, एगोनिस्ट हैं, ठीक है, तो ये मिमिक करेंगे, एंड एक्ट ऑन डोपामीन रिसेप्टर्स, ठीक है, टू मिमिक द डोपामीन एक्टिविटी, ठीक है। मार्कर चेंज करता हूँ, ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट नहीं है। एर्गोट डेरिवेटिव्स लाइक ब्रोमोक्रिप्टिन एंड परगुलाइड एर्गोटामीन आर ड्राइव फ्रॉम एर्गोट फंगस क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ये आपने फार्माकोग्नोजी में पढ़ा होगा। दे स्पेसिफिकली मोर एक्टिव टू D2 रिसेप्टर्स, ये D2 में ज़्यादा एक्ट करते हैं, ठीक है, एर्गोटामीन्स। नॉन एर्गोटामीन, हाँ ये एर्गेट है तो एर्गोटामीन्स होंगे। थेरेपेटिक यूज टू ट्रीट पार्किंसन पर्टिकुलरली इन यंगर पेशेंट्स और दोज हु एक्सपीरियंस मोटर फ्लक्चुएशन। नोजिया वही, हाइपोटेंशन वही, हेलुसिनेशन, फिब्रोटिक रिएक्शंस, फिब्रोसिस, ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन इन मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है ड्यू टू वेजोस्पाज्म। नो, ब्रोमोक्रिप्टिन इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, ठीक है। जो ये हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया जो है ना, इसके अंदर जो प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो जाती है, तो इसको ट्रीट करने में ब्रोमोक्रिप्टिन यूज़ होता है। नॉन एर्गेट की बात की जाए तो ये सिंथेटिक होते हैं, इनको ड्राइव नहीं किया जाता है एर्गोटामीन फंगस से, दे डायरेक्टली स्टिमुलेट D2 एंड D3 रिसेप्टर्स। प्रामीपेक्सोल एंड रॉ पेनीरोल, ठीक है, आर ऑरली एजेंट्स। एपोमॉर्फिन ये स्पेशल ड्रग है इस क्लास में, एंड रोटीगुटिन आर अवेलेबल इन इंजेक्शन, ये आईवी में यूज होती है, ठीक है, यहाँ बड़ा बड़ा सा लिख दें। एंड TDS फॉर्मुलेशन, ठीक है, जिस तरह स्कोपोलामीन पैचेस होते हैं उसकी भी बात कर रहे हैं। थेरेपेटिक यूजेस, दीज ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट पार्किंसन एंड रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, ठीक है, ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के बारे में आप सर्च कर लेगा, ये उसको भी ट्रीट करता है। एडवर्स इफेक्ट वही, नोजिया, डिजीनेस, सीएनएस की साइड इफेक्ट्स, ठीक है। बिहेवियरल चेंजेस ये इसमें आम है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये नॉन एर्गेट डेरिवेटिव्स हैं, ये मोर ससेप्टेबल टू ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करने में है, ठीक है। अनकंट्रोल्ड स्लीप, इस वजह से इनके सीएनएस इफेक्ट ज़्यादा आएंगे। एमेंटाडीन विच इज थर्ड क्लास एंटीवायरल ड्रग है, NMDA रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट। NMDA रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ग्लूटामेट की न्यूरोट्रांसमीटर से जो है लिंक होते हैं, ठीक है। एमेंटाडीन इज जनरली एन एक्टिव एंटीवायरल ड्रग, ठीक है, बट इट वाज एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट एमेंटाडीन हैज एन एंटी पार्किंसन एक्शन, तो ये आपने बात याद रखना है, इसका जो एक्शन है वो एंटी पार्किंसन भी होता है, ठीक है। इसके बाद इट इज़ वीक नॉन कम्पिटिटिव, ये नॉन कम्पिटिटिव एन मिथाइल डी एस्पार्टेट NDMA, ये इसकी फुल फॉर्म है,
ये आपने बच्चों याद रखनी है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एमसीक्यूज में ही पूछ ली जाती है, वाईवा में पूछ ली जाती है। एनएमडीएस स्टैंड्स फॉर एन मिथाइल डी एस्पार्टेट। इसकी एक्टिव साइड पे नॉन कंपेटिटिवली एक्ट करता है ऑफ ग्लूटामेट रिसेप्टर। ये ग्लूटामेट रिसेप्टर का एंटागनिस्ट है, बेसिकली एगनिस्ट नहीं है। ग्लूटामेट ज्यादा होगा, ग्लूटामेट ज्यादा होने की वजह से ज्यादा न्यूरो डीजनरेशन होगी। ये अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको अल्जाइमर में। ये एक क्रॉस लिंकेज बिटवीन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ग्लूटामेट आपका ज्यादा होगा, एक हद से ज्यादा होगा, थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा, तो आपका जो न्यूरो डीजनरेशन है वो ज्यादा होगी। इस वजह से ग्लूटामेट के हम एंटागनिस्ट देते हैं न्यूरो डीजनरेशन डिजीज में। मैकेनिज्म एमेंटेडीज इंक्रीज द लेवल ऑफ डोपामीन, ठीक है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इंक्रीज करता है। एडवर्स इफेक्ट किस तरह से करेगा, जब एमेंटेडीन हम देंगे तो वो ब्लॉक कर देगा ग्लूटामेट को, इससे न्यूरो डीजनरेशन रुक जाएगी काफी हद तक, ठीक है। हेडेक, कंफ्यूजन, इंसोम्निया, पेरिफेरल एडीमा, हेलुसिनेशन, इसके भी सीएनएस इफेक्ट ज्यादा है। रिवर्सिबल डिसकलरेशन ऑफ स्किन, सीएचएफ, विच इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है। एम मोनोअमाइन है, ठीक है, MOA नहीं है, MAO, ये मैंने गलती से लिख दिया। बी इनिबिटर्स, सेलेजिनिन, रेजिजिलिन, सेफिनामाइड। These drugs block the breakdown of dopamine, ठीक है, by inhibiting monoamine oxidase B, which help prolong the dopamine activity in the brain. Simple बात है, in this way they are, मैंने आपको पहले जो है ना, जो पहली स्कीम जो है वो मैंने बता दी। सारी स्कीम, सारी ड्रग क्लासिफिकेशन जो है इस पे बेस करती है। आपने पेपर पे ये बनानी है सबसे पहले, देन आप जब एक्सप्लेन करेंगे आपको बहुत अच्छे से एग्जामिनर को भी समझ में आएगी और आपको भी पता चलेगा कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक्सप्लेन करना है। इन दिस वे दे आर हेल्पफुल इन ट्रीटिंग पार्किंसनिज्म। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं इसके, दीज ड्रग्स आर वेल टॉलरेटेड, ठीक है, ये टॉलरेटेड होते हैं। दीज ड्रग्स शुड बी अवॉइडेड बाय पेशेंट टेकिंग SSRI। जब मैं एंटी डिप्रेसेंट्स एंजियोलाइटिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा सेरोटोनिन, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स है, ठीक है। ट्राइसिक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स एंड मेपेरिडीन, ठीक है, बिकॉज टिरोनिन सिंड्रोम, सेरोटोनिन। अच्छा, ये जो ड्रग्स है ना, मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी इनिबिटर्स, ये हमारी जो है ये एंजियोलाइसिस में भी यूज होती हैं, ठीक है। तो अगर हम एंजियोलाइटिक ड्रग्स के साथ देते हैं इन कम्बिनेशन विद एंजियोलाइटिक, तो सेरोटोनिन का लेवल बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये भी वही काम करती हैं जो हमारे कैटिकोलामीन्स है। और सेरोटोनिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैटिकोलामीन, डोपामीन भी और एड्रीनालिन भी। तो ये तीनों हार्मोन जो होते हैं ज़्यादा हो जाते हैं फिर न्यूरोट्रांसमीटर। और सेरोटोनिन ज़्यादा होने से ना बहुत ज़्यादा बिहेवियरल एंड जो है इमोशनल चीज़ें इम्बैलेंस होती हैं, इसको हम कहते हैं सेरोटोनिन सिंड्रोम, ठीक है। हेडेक, इंसोम्निया, इंडिजीनेस यहाँ है हर ड्रग में सीएनएस की। सिलेक्टिव कॉम्ट इनिबिटर्स, ठीक है, तो ये सिलेक्टिव टू डोपामीन है, ये आपने बात याद रखनी है। टॉलकेपोन, एंटाकेपोन, टॉलकेपोन कैन रेडिली क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। नॉर्मली द मिथाइलेशन ऑफ लीवोडोपा बाय कैटिकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज 2, ये मैंने बताया था, इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। मैंने स्कीम में भी आपको समझाया था, इज अ माइनर पाथवे फॉर लीवोडोपा मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मतलब कि ये होता है, माइनर है, आम बात है। द ड्रग ब्लॉक द एंजाइम कॉम्ट एंड इंक्रीज द डोपामिन, ये भी वही करेगी जो सेम मोनोमाइन ऑक्सीडेज कर रहा है, बट ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे डोपामिन का लेवल ज़्यादा करेगा। डायूरिया, पोस्टरल हाइपोटेंशन, नोजिया, एनोरेक्सिया, ठीक है, स्लीप डिसऑर्डर्स, डिस्काइनेजिया एंड हेलुसिनेशन। हेपेटिक नेक्रोसिस, ये इसके अंदर आम है, देखेंगे खास इसका है टॉलकेपोन से ही होता है हेपेटिक नेक्रोसिस, सेल डेथ लीवर की। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पार्किंसन डिजीज, विच इज कोलिनर्जिक सिस्टम ड्रग्स, जो कोलिनर्जिक एक्टिविटी को ब्लॉक करती है, जिसमें एंटी मस्करेनिक एजेंट्स होंगे। और एंटी मस्करेनिक भी वो जो पेरिफेरल नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन में एक्ट करें। तो इसमें बाइपेरिडीन, बेंस्ट्रोपिन, प्रोसाइक्लिडीन, ट्राईहेक्सीफिनिडिल और फेनाड्रिन, ठीक है। और फेनाड्रिन सिट्रेट किस में आती है, बड़ी आम ड्रग है, बताएगा मुझे, ठीक है। These drugs block neuromuscular receptors and suppress, अच्छा ये ना एंटी मस्करेनिक एजेंट जो पार्किंसन में यूज होते हैं, दे कैन बी सम टाइम यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मसल स्टिफनेस, और इनको हम कहते हैं जनरली मसल रिलैक्सेंट्स, ठीक है। एक होती है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, ये नहीं, ये वो नहीं है, ये मसल रिलैक्सेंट्स के तौर पे यूज होते हैं। इसीलिए मैंने और फेनाड्रिन के बारे में बताया कि वो किस में यूज होती है, पाकिस्तान में बड़ी आम है, यूज करते हैं लोग, ठीक है, फॉर द मसल रिलैक्सेंट, पेन किलिंग इफेक्ट थोड़ा बहुत।
These drugs block muscarinic receptors and suppress the overactivity of cholinergic transmission in striatum. मैंने बताया था striatum क्या होता है, nigrostriatal pathway, striatal pathway जिसको हम कहते हैं. Therapeutic uses, they are often used in the initial stage of mild Parkinsonism and are used in tremors predominant, क्योंकि acetylcholine basically tremors cause करता है ना, तो हम tremors predominant Parkinsonism में इसको use कर सकते हैं. Adverse effect, dry mouth बहुत आम है, क्योंकि अच्छा इसके एडवर्स इफेक्ट पता क्या होंगे, इसके एडवर्स इफेक्ट होंगे सारा कोलिनर्जिक, सारे जो कोलिनर्जिक जो हमारे पास हमने पढ़े थे एंटागोनिस्ट, उनके जो है वो एडवर्स इफेक्ट होंगे, एंटागोनिस्ट के एडवर्स इफेक्ट. ठीक है. ड्राई माउथ, ब्लरी विजन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, यूरिन नहीं आएगा. ठीक है. कॉन्ट्राइंडिकेशन, इसीलिए हम प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया, ठीक है, और प्री ऑपरेटिव जो हमारी सर्जरीज होती हैं उसमें ये नहीं देते. ठीक है, इस तरह की ड्रग्स. कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट हाईली, बीपीएच में तो इसको दे ही नहीं सकते. ठीक है, उसमें तो पहली इंसान को, मेल को यूरिनरी रिटेंशन हो रहा होता है, और हम यूरिनरी रिटेंशन जब हो रहा है उसमें ही हम ये ड्रग दे दें तो ये तो एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा. कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ये इन पेशेंट्स विद बीपीएच, मैंने अभी बताया, ऑब्स्ट्रक्टिव जीआई एंड ग्लोकोमा. These drugs are contraindicated in tricyclic antidepressant and antihistamine, क्योंकि इन दोनों का इफेक्ट भी सेम एज दिस ड्रग है, तो इस वजह से हम इसको नहीं दे सकते. तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास वो ड्रग्स जो पार्किंसन को ट्रीट करती हैं, जिनको हम कहते हैं ड्रग्स टू ट्रीट पार्किंसनिज्म या एंटी पार्किंसन एजेंट्स. तो इनकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई, सारा कुछ बताया. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो आप आराम से लिख सकते हैं. एक प्रॉपर पूरे फुल फ्लैश नोट्स बने हुए हैं. इस स्कीम का जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस पाथवे का, और इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे. कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, मुझसे पूछें. ये 3 लेक्चर पे बेस्ड पार्किंसन आज मैंने कंप्लीट कर दिया है. इंशाल्लाह अब हम अल्जाइमर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, और बाकी सीएनएस की ड्रग्स भी पढ़ेंगे. होप फॉर द बेस्ट. इंशाल्लाह आप सबके मार्क्स भी अच्छे आएंगे. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हाइड्रेटेड.